हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विंग्स ऑनलाइन। जैसे कि आप सबको पता है, हम आपकी डिमांड पर और आपकी फेल्ट नीड को देखते हुए हम मॉक टेस्ट कर रहे थे। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाने वाला 10+2 लेक्चरर पॉलिटिकल एग्ज़ाम के लिए, जो कि होने वाला है 9th ऑफ नवंबर। ठीक है, अभी तक हमारे 7 मॉक ऑलरेडी आ चुके हैं और आपके एग्ज़ाम को बचे हैं सिर्फ कुछ दिन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे ये सारे के सारे मॉक टेस्ट रेगुलर देखें, क्वेश्चन सॉल्व करें और इनके साथ साथ हमारे क्विक रिवीजन नोट्स अवेल करें। लास्ट के एक वीक में आप क्विक रिवीजन नोट्स बहुत अच्छे से 2 से 3 बार देख सकते हैं, 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 140 पेजेस हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अवेल करें। कंप्लीट सिलेबस के क्विक रिवीजन नोट्स हैं, टू द पॉइंट, क्रिस्पी एंड कंसाइज वे में। तो शुरू करते हैं आज के मॉक को। क्वेश्चन नंबर 1। आज हमारे जो मॉक हैं ये रहने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। इससे पहले फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे भी कर चुके हैं और इंटरनेशनल लॉ पे भी कर चुके हैं। काफ़ी सारे हम मॉक कर चुके हैं। आगे भी हम कोशिश करेंगे आपके सिलेबस के मैक्सिमम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जहाँ जहाँ से आने वाले हैं उस एरिया को कवर करने का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म कोल्ड वार वाज कॉइन्ड बाय। पीएससी ने पहले भी ये क्वेश्चन उठाया है और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। हमारे मॉक का सोर्स क्या रहता है आपको पता है। बेस्ट सोर्स किसी भी मॉक का होता है, किसी भी मॉक का बेस्ट सोर्स होता है PYQs। उस सब्जेक्ट के अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए PYQs मीन्स 10+2 लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर या जो UGC नेट इन पॉलिटिकल साइंस के PYQs से कंपाइल किया गया है हमारा मॉक सीरीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड वार वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है बर्नार्ड बरूच। बर्नार्ड बरूच। ठीक है, बर्नार्ड बरूच ने कोल्ड वार की टर्म सबसे पहले कब इस्तेमाल की थी ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने इस्तेमाल किया था कोल्ड वार की टर्म को अप्रैल 1947, हमारी आज़ादी से कुछ ही मंथ पहले। ठीक है, अगर पूछा जाए कोल्ड वार टर्म सबसे पहले कायन किसने की या यूज किसने की, तो आंसर होगा बर्नार्ड बरूच। अगर पूछा जाए कोल्ड वार टर्म को पॉपुलर किसने किया, तो पॉपुलर करने वाले थे एक जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट वेल्टर, जर्नलिस्ट वेल्टर लिपमैन। ठीक है, लिपमैन। तो लिपमैन ने, वाल्टर लिपमैन ने पॉपुलर किया कोल्ड वार को और कायम किया बर्नार्ड बरूच में। कोल्ड वार क्या था? कोल्ड वार यूएसए और यूएसएसआर के बीच में आइडियोलॉजिकल वार थी 1947 से लेके 1991 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू की पोस्ट वार पावर्स विच प्लेड सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग कोल्ड वार। तो कोल्ड वार के टाइम जो दो बड़ी पावर थी वो हम पहले बात कर चुके हैं, वो थी यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए और यूएसएसआर, ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। द मार्शल प्लान इज आल्सो नोन हैज। तो मार्शल प्लान को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्शल प्लान को कहा जाता है यूरोपियन इकोनॉमिक प्लान, सॉरी, मार्शल प्लान को कहा जाता है यूरोपियन रिकवरी प्लान, नॉट इकोनॉमिक प्लान। यूरोपियन रिकवरी प्लान क्या था ये एक अमेरिकन इनिशिएटिव था जो पास किया गया था 1948 में, 1948 में। क्यों पास किया गया था? टू एड वेस्टर्न यूरोप इन विच यूनाइटेड स्टेट्स गेव अवर 13 बिलियन in economic assistance to help and rebuild the Western European economies after World War II। मीन्स वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद यूनाइटेड स्टेट ने ऑलमोस्ट 13 बिलियन खर्च किया था
वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में हालत ख़राब हो गई थी बहुत सारी कंट्रीज़ की। तो वो नुकसान की भरपाई करने के लिए दोबारा से उनको रीबिल्ड करने के लिए ये एड दिया गया था। तो इसको कहते हैं मार्शल प्लान या यूरोपियन रिकवरी प्लान। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन कम्युनिस्ट पार्टीज फाउंडेड इन सितंबर 1947 वाज। तो क्या था? अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन कम्युनिस्ट पार्टीज फाउंडेड इन सितंबर 1947 वाज कॉमनी फॉर्म। कॉमनी फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो भी कहते थे। क्या कहते थे? कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, CIB किसको कहते थे? तो CIB कहते थे कॉमनी फॉर्म को। कॉमनी फॉर्म क्या है? एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर किसके लिए? यूरोपियन कम्युनिस्ट पार्टीज के लिए। कब बनी? सितंबर 1947। ठीक है, क्या क्या मकसद था इसका? तो इसका मेन मकसद था टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट कम्युनिस्ट पार्टीज अंडर द डायरेक्शन ऑफ सोवियत यूनियन। क्यों? टू अपोज द अमेरिकन लेड मार्शल प्लान या इंपीरियलिज्म। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रू मैन डॉक्ट्राइन पे क्वेश्चन PSC ने भी पहले पूछा है, 2 बार पूछा है। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपके लेक्चरर के एग्जाम में भी पूछा है, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्जाम में आई थिंक पूछा है, और इंडिया के अलग अलग एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का। ट्रू मैन डॉक्ट्राइन वाज अ पॉलिसी टू प्रोवाइड मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड टू। तो पहला क्वेश्चन में ही है जो पूछा जाता है कि ट्रू मैन डॉक्ट्राइन क्या है। पूछा गया है ऐसे, ट्रू मैन डॉक्ट्राइन वाज। तो नीचे 4 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था, क्या थी ये थी एक पॉलिसी टू प्रोवाइड मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड। किसको किसको देना था इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड? तो ये इकोनॉमिक और मिलिट्री एड दिया था ग्रीस और तुर्की को। ग्रीस और तुर्की इसका राइट आंसर है। राइट आंसर है C, ग्रीक एंड तुर्की। क्या था? किसने अनाउंस किया था? तो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ट्रूमैन डॉक्ट्राइन को अनाउंस करने वाले थे हैरी S ट्रूमैन इन 1947। क्या गोल था? गोल था सिंपल कि सोशलिज्म को रोकना, USSR की आइडियोलॉजी को रिस्ट्रिक्ट करना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स को अपने साथ जोड़ना। कितना पैसा दिया गया था? तो दिया गया था 400 मिलियन US डॉलर। 400 मिलियन US डॉलर सिर्फ और सिर्फ ग्रीस और तुर्की को दिया गया था। 1947 में 12 मार्च का दिन था जब इन्होंने एक जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस था जिसकी स्पीच में इन्होंने ये अनाउंस किया था कि हम इन दो कंट्रीज को 400 मिलियन US डॉलर दे रहे हैं। ठीक है, क्या है ये एक मिलिट्री और इकोनॉमिक एड है ग्रीस और तुर्की के लिए। तो बार बार ग्रीस एंड तुर्की क्यों कह रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, साथ में और कंट्रीज का नाम भी था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। टर्म कंटेनमेंट वाज काइंड बाई। तो कंटेनमेंट की टर्म किसने काइन की थी, क्या थी? यहां से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो कंटेनमेंट की टर्म पहले देखते हैं, कॉइन किसने की थी? तो ये कॉइन की थी जॉर्ज कैनन ने। जॉर्ज कैनन। कंटेनमेंट वाज काइन बाई जॉर्ज कैनन। क्या था ये? कोल्ड वार ये क्या था? कोल्ड वार के टाइम फॉरेन पॉलिसी थी US की। क्या पॉलिसी थी? कि कम्युनिज्म को फैलने से, सोशलिज्म को फैलने से रोका जाए। और जो दो ब्लॉक के बीच में कोल्ड वार चल रही थी उसमें किसकी आइडियोलॉजी को मजबूत किया जाए? USA की आइडियोलॉजी को। हम अपने लास्ट लेक्चर में नेटो और वारसा पैक्ट में डिफरेंस डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वो लेक्चर ज़रूर देखें, वहाँ से भी क्वेश्चन 100% आएंगे। एक क्वेश्चन तो होगा 8-10 मिनट का वो लेक्चर है। ठीक है, तो कैनन कौन थे? जॉर्ज कैनन थे, US के डिप्लोमेट थे। तो क्या चाहते थे ये रोकना चाहते थे
रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म को, सिंपल सी बात थी। ठीक है, इनका एक वर्क भी कभी कभी पूछा जाता है, तो फॉरेन अफेयर्स आर्टिकल क्या है, 1947 का है इनका एक वर्क, फॉरेन अफेयर्स आर्टिकल, जिसमें ये कंटेनमेंट की बात करते हैं। तो फॉरेन अफेयर आर्टिकल 1947 डेट अगर मैच करने के लिए आए तो मैच करेंगे आप जॉर्ज कैनन के साथ, या ये यूएसए की आइडियोलॉजी थी ड्यूरिंग कोल्ड वार। चलिए आगे, यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा, मतलब 100% बनेगा कंटेनमेंट से। तो कंटेनमेंट क्या है मैंने बताया, ये यूनाइटेड स्टेट की फॉरेन पॉलिसी है। कब, ड्यूरिंग कोल्ड वार। कोल्ड वार कब से कब थी, 1947 से 1991। क्या मकसद था इसका, इसका मकसद था टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, कौन पर्सन थे, यूएस डिप्लोमेट जॉर्ज कैनन। क्या बनाया था इन्होंने, इन्होंने बनाया था मिलिट्री अलायंस, जिसका नाम था, कौन कौन से अलायंस थे इनके पूछा जाए अगर, तो नेटो किसका अलायंस था, यूएसए का था। SEATO किसका था, यूएसए का था। और मार्शल प्लान किसका था, वो भी इसी का था, यूएसए का। ठीक है, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन किसका था, यूएसए का। किसके लिए था, ग्रीस और तुर्की के लिए। तो कंटेनमेंट पॉलिसी में ये काम कैसे करते थे, तो मिलिट्री अलायंस के थ्रू, जैसे नेटो और सीटो, इकोनॉमिक एड के थ्रू, मार्शल प्लान, ठीक है, मिलिट्री असिस्टेंस, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, और डिप्लोमेटिक प्रेशर डालते थे। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप इससे पूरे के पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस आपके रिवाइज भी हो जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके सारे के सारे हो जाएंगे। थोड़ा पेशेंस बनाकर लेक्चर पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, लेक्चर लंबा होता है बट दमदार होता है, इतना आपको पता है। यूएस पॉलिसी टू प्रोवाइड मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड टू कंट्रीज थ्रेटेंड बाय कम्युनिज्म वाज। तो अब तो आप इसका आंसर इजली कर लेंगे, अभी हम बात कर चुके हैं। क्या है, यूएस की पॉलिसी जिसके द्वारा वो मिलिट्री और इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करते थे कंट्रीज को, किन कंट्रीज को, जिनको थ्रेट थी कि कहीं ये यूएसएसआर को ज्वाइन ना कर लें, मींस कम्युनिज्म को रोकने के लिए। तो क्या था, तो ये था ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। ठीक है, कितना पैसा दिया था हम बात कर चुके हैं। चलिए, द राइट ऑफ सोवियत यूनियन टू इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ कम्युनिस्ट कंट्रीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कम्युनिज्म। तो सोवियत यूनियन का राइट, जिसके द्वारा जितनी भी कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं उनके इंटरनल अफेयर में वो इंटरवीन कर सकते हैं, ताकि वो कम्युनिज्म को प्रोटेक्ट कर सकें, कम्युनिज्म को यूएसए के थ्रेट से बचा सकें। तो क्या कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, क्या होगा राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है बी, ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन। ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन पता चल गया आपको, कितना पैसा दिया था ट्रूमैन डॉक्ट्राइन के तहत ग्रीस और तुर्की को, 400 मिलियन यूएस डॉलर। वारसा पैक्ट किसका था, यूएसएसआर का, ताकि ये जो इनको दबाया जा रहा है उसको ये काउंटर कर पाए। तो उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट हो गया ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन। क्या है, ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन के तहत सोवियत यूनियन इंटरवीन कर सकता है कम्युनिस्ट कंट्रीज के अफेयर में, ठीक है, ताकि वो कम्युनिज्म को बढ़ा पाए और कम्युनिज्म को मीन्स जो यूएसए का प्रेशर है वो झेल पाए। तो कब का है ये है 1968 का डॉक्ट्राइन। कब साइन हुआ था, 1968 में। ठीक है, चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोवियत ब्लॉक्स इक्विवेलेंट टू नेटो वाज। तो सोवियत यूनियन ब्लॉक जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो नेटो के बराबर है, तो कौन सी है, वारसा पैक्ट, पढ़ चुके हैं हम, कौन सा है, वारसा पैक्ट। वारसा पैक्ट क्या है, ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल एग्जिस्टेंस है। साइन कब हुई थी, मई 1955 में। किसको काउंटर करने के लिए, तो नेटो को काउंटर करने के लिए।
ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। वार्सा पैक्ट वाज फॉर्म्ड इन, तो वही फिर से क्वेश्चन बन गया। तो कब बना था? मई 1955, मई 1955, नेटो को टैकल करने के लिए। वार्सा पैक्ट वाज डिसॉल्व्ड इन, इंपॉर्टेंट है, वार्सा पैक्ट बनता कब है? तो बनता है मई 1955 में। और वार्सा पैक्ट डिसॉल्व कब होता है? तो वार्सा पैक्ट डिसॉल्व होता है जून 1991 में, जून 1991 में। तो कोल्ड वार खत्म हो जाता है वार्सा पैक्ट डिसॉल्व होने के साथ साथ ही। यूएसएसआर खत्म हो जाता है वार्सा पैक्ट खत्म होने के साथ साथ ही। और कौन बचता है? रशिया प्लस 14 और कंट्रीज। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जब यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ या वार्सा पैक्ट डिसॉल्व हुआ तो कितनी नई कंट्रीज बनी? तो वो कंट्रीज थी 15। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में कवर किया है। नेक्स्ट है नाटो फॉर्मेशन। नाटो इज द फॉर्मेशन ऑफ, तो नाटो इज द फॉर्मेशन ऑफ, तो किसकी फॉर्मेशन है? कम्युनिस्ट कंट्रीज? नहीं, कम्युनिस्ट कंट्रीज की फॉर्मेशन क्या है? वार्सा पैक्ट। तो नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज, हाँ, नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज की फॉर्मेशन है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कब? ड्यूरिंग कोल्ड वार। चलिए, द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय ट्रीटी ऑफ रोम इन, तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय ट्रीटी ऑफ रोम इन, तो कब बनी थी? तो ये बनी थी 1958 में, 1958 में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है वो किस ट्रीटी के तहत इस्टेब्लिश हुई थी? तो वो ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ रोम। कभी कभी पूछा जाता है ट्रीटी ऑफ रोम के द्वारा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी? द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। कब? 1 जनवरी 1958, 1 जनवरी 1958। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। द बर्लिन वॉल दैट सेपरेटेड द ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी वाज कंस्ट्रक्टेड इन, तो पहला क्वेश्चन, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को सेपरेट कौन करता है? तो वो करता है बर्लिन वॉल। कब बनी थी बर्लिन वॉल? तो बर्लिन वॉल बनी थी 13 अगस्त 1961, 13 अगस्त 1941। तो सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए, द टर्म दितांत इज यूज्ड टू मीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। चाहे लेक्चरर के एग्जाम हुए हों, जितने भी अभी तक हुए हैं, 2009 का एक, 2014-15 का और एक असिस्टेंट प्रोफेसर, तीनों पेपर्स में ये पूछा गया है। टर्म दितांत इज यूज्ड टू। तो यहाँ अगर ऐसे ऑप्शन आ जाएं तो आप गलत कर सकते हैं। क्यों? यहाँ लिखा हुआ है परमानेंट रिलैक्सेशन, तो इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। तो देखो, चाइना और यूएसए के बीच में तो है नहीं, यूएसएसआर और यूक्रेन के बीच में है नहीं, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में है नहीं। तो दितांत जो था ये किस किस के बीच में था? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो यहाँ से ही आप एलिमिनेशन मेथड से ए पार्ट को आप करेक्ट कर सकते हैं। तो था क्या ये? एक्चुअल में ये दितांत क्या था? दितांत था कि जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल टेंशंस चल रही थी, आइडियोलॉजिकल वार चल रही थी, वो जो थी वो रिलैक्स हुई थी कुछ टाइम के लिए। तो क्या था? रिलैक्सेशन ऑफ टेंशंस बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, या रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये टेम्परेरी रिलैक्सेशन थी, बट हैज पर दीज ऑप्शंस आप क्वेश्चन नंबर ए मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है यहाँ से आपको, इसको आप अगर अच्छे से समझना चाहें तो मैं यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ इतने से शायद किसी का क्वेश्चन गलत हो जाए। तो दितांत, दितांत, DETENT पूछा जा सकता है ये टर्म जो है ये क्या है? तो ये फ्रेंच टर्म है, लेटन है, ग्रीक है, क्या है? फ्रेंच टर्म है। इसका मतलब होता है, इस टर्म का ही मतलब होता है रिलैक्सेशन। क्या मतलब होता है? रिलैक्सेशन या ईजिंग ऑफ टेंशन। ईजिंग ऑफ टेंशन मीन्स टेंशन खत्म होना, टेंशन कम होना होता है दितांत का मतलब। तो फ्रेंच टर्म है, टेंशन कम करना, इसका मतलब है
तो किसकी टेंशन है? इंटरनेशनल रिलेशंस में टेंशन्स कम हुई थी, इम्प्रूव हुई थी यूएसए के बीच में और यूएसएसआर के बीच में। कब? एग्जैक्ट टाइम था 1969 से लेके 1979। इन 10 साल के पीरियड को कहते हैं दितांत पीरियड। क्या था इसका एम? क्या था? टू रिड्यूस द कोल्ड वार टेंशन थ्रू डिप्लोमेटिक मीन्स, थ्रू डायलॉग मीन्स। ठीक है, तो क्या था? साइन हुए थे का अलग अलग एग्रीमेंट इसके टाइम में, जिनके द्वारा टेंशन्स कम हुई थी। इंटरनेशनल लॉ में, आप इंटरनेशनल रिलेशंस में आपने पढ़ा होगा, जैसे साल्ट। ठीक है, साल्ट 1 साइन हुआ था। और क्या हुआ था? साल्ट क्या था? स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी 1972 की, साल्ट 1। और क्या था? और था हेल्सिंकी एग्रीमेंट। कब का है ये? 1975 का। पूछा जाता है डेट भी इसकी कि हेल्सिंकी एग्रीमेंट कब का है? 1978 का, कॉपरेशन प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो 1979 तक ये चला था। 1979 में पूछा जाता है दितांत खत्म क्यों हो गया? क्योंकि सोवियत ने इन्वेड कर लिया था अफगानिस्तान को 1979 में। तो अफगानिस्तान के इन्वेडन के साथ दितांत पीरियड खत्म हो जाता है 10 साल का। ठीक है, आ गया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द फेमस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हैपेंड इन। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था? तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, हाँ, ये ऑप्शन सारे गलत हैं। ये हुआ था 1962 में। 1962 में हुआ था। कब? 1962 में टाइम था अक्टूबर का। अक्टूबर 1962 याद रखना। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था ये एक्चुअल में? एक्चुअल में ये था 13 दिन का पॉलिटिकल और मिलिट्री स्टैंड ऑफ था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। क्यों? क्योंकि सीक्रेट वे में क्यूबा में सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कर लिया था। तो अमेरिका को इस चीज़ का पता चल गया था। तो अमेरिका ने भी उसको टैकल करने की कोशिश की और बाद में ऐसा लग रहा था कि एक न्यूक्लियर वार हो सकता है बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। बट डिप्लोमेटिक वे में 13 दिनों तक ये चला और 13 दिनों के बाद डिप्लोमेटिक वे में प्रॉब्लम्स ठीक हो गई और एक जो न्यूक्लियर वार होने वाला था 1962 में, वो रोक दिया गया, वो रुक गया। तो इसी को कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962। ठीक है, कितने दिन का स्टैंड ये था? 13 दिनों तक इनके बीच में खतरनाक वाली पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन थी, जिसकी वजह से एक न्यूक्लियर वार होने वाला था, बहुत बड़ा न्यूक्लियर वार। ठीक है, चलिए। फर्स्ट मेजर वार इन विच यूएस गॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व वाज। तो पहली बड़ी वार जिसमें यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ था, तो वो वार कौन सी थी? तो वो वार थी कोरियन वार। वो वार थी कोरियन वार। किस किस के बीच में थी? तो ये वार थी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। ठीक है, ये वार थी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। तो यूएस ने किसको डिफेंड किया था? तो यूएस ने डिफेंड किया था साउथ कोरिया को। ठीक है, चलिए। NIEO स्टैंड फॉर। NIEO की फुल फॉर्म पूछी है, तो ये क्या है फुल फॉर्म? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। हम डिटेल में भी पढ़ चुके हैं। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या था? ये एक प्रपोजल था जो 1970s में बनाया गया था डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए। कि पास्ट में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको दबा के लूटा है डेवलप कंट्रीज ने, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? अब हम एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर बनाएंगे जिसका नाम रखा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। क्या एम था? एम था टू प्रमोट द फेयरनेस एंड इक्वालिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। किसके बीच में? डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच में। मींस ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में। ग्लोबल नॉर्थ कौन है? डेवलप्ड कंट्रीज। तो ग्लोबल साउथ डेवलपिंग कंट्रीज। ये प्रपोज किया था नाम ने। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट ने। और अडॉप्ट किया था यूएन जनरल असेंबली ने 1974 में। 1974 में अडॉप्ट किया था। क्या डिमांड थी? कि हमारे रॉ मटेरियल के हमें अच्छे प्राइस मिलें,
जैसे पहले लूट के खाया है वैसे ना खाया जाए, ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिले बेटर वे में, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर हमारा कंट्रोल हो, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा कंट्रोल हो। तो मींस मेन एम क्या था कि इंटरनेशनल ट्रेड में फेयरनेस हो, इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, डेवलपिंग कंट्रीज को लूटा ना जाए जैसे पास्ट में लूटा गया है। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एग्जाम में पूछी गई है। द वर्ड, क्या वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, पेरिस, पेरिस ट्रो पेरिस ट्रोकिया, पेरिस ट्रोकिया। तो पेरिस ट्रोकिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, हमने कवर किए। तो पेरिस ट्रोकिया का मतलब क्या है? तो पेरिस ट्रोकिया का मतलब है दोबारा बिल्ड करना, रीबिल्डिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चर करना या रीबिल्ड करना। तो क्या क्या याद रखना है आपने यहाँ से? ये टर्म, इस टर्म का मतलब क्या है, ये टर्म कब यूज हुई थी, किसने दी थी? तो 1980s में ये टर्म जो है ये यूज की थी। किसने? ये टर्म यूज करने वाले पर्सन थे जो, उनका नाम था मिकेल, मिकेल गोरबाचव, ठीक है, मिकेल गोरबाचव, मिकेल गोरबाचव। क्या था? इट वॉज अ पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय सोवियत लीडर मिकेल गोरबाचव। कब? ऑलमोस्ट मिड 1980s में। क्यों? ताकि रीबिल्डिंग की जाए, रीस्ट्रक्चरिंग की जाए, ठीक है। आगे फिर से आएगा, और भी 2-3 क्वेश्चन है इसके साथ जुड़े हुए, हम करेंगे। तो यूनिपोलर मूवमेंट वाज द मूवमेंट ऑफ, तो यूनिपोलर मूवमेंट किसका है? 1991 में यूएसएसआर खत्म तो वर्ल्ड बन गई यूनिपोलर, तो मींस अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। फिर क्वेश्चन यहां से एक और बनता है, नोट कर लो कि जो ये टर्म है यूनिपोलर मूवमेंट, यूनिपोलर मूवमेंट टर्म जो है ये किसकी टर्म है, किसने इस टर्म को दिया है? तो वो पर्सन है कौन? चार्ल्स क्रेथुमर, ठीक है, KRAUTHAMMER, ठीक है। चलिए, हाँ, दूसरी टर्म क्या थी? एक तो थी, ये मैं बोल रहा था जो आपको, परिस्ट्रो परिस्ट्रोकिया, सॉरी, परिस्ट्रोइका, परिस्ट्रोइका। तो परिस्ट्रोइका, और दूसरी टर्म जो है वो आ गई है, वो टर्म है ग्लासनोस्ट, ग्लासनोस्ट, ठीक है, ग्लासनोस्ट। तो ये पूछा जाता है कि, अच्छा इससे ऊपर एक क्वेश्चन रह गया, सॉरी। द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इन, तो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट 1991 में हुआ था, हमें पता है 1991 में, ठीक है। तो नेक्स्ट है ग्लासनोस्ट, ग्लासनोस्ट। तो ग्लासनोस्ट टर्म का मतलब क्या है, और ये कॉइन किसने किया है? तो ग्लास, शीशा ओपन होता है ना, तो ऐसे याद रखेंगे, ओपननेस, किसका ओपन? इंटेलेक्चुअल ओपननेस, इंटेलेक्चुअल ओपननेस या पब्लिसिटी भी होता है। किसने इंट्रोड्यूस किया? वही पर्सन, मिखेल गोर्बाचेव, मिखेल गोर्बाचेव। तो ये दो टर्म इंपॉर्टेंट हैं, ग्लासनोस्ट, इंटेलेक्चुअल ओपननेस, और परिस्ट्रोइका। तो परिस्ट्रोइका रीबिल्डिंग, रिस्ट्रक्चरिंग, किसकी टर्म है? दोनों की दोनों है मिकेल गोर्बाचेव की, ठीक है, मिकेल जो कि एक गोरा बच्चा है, ऐसे याद रखो। चलिए, इट वाज दिस सोवियत लीडर हु इंट्रोड्यूस ग्लासनोस्ट एंड परिस्ट्रोइका। तो वही आ गया फिर से क्वेश्चन जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों टर्म इस्तेमाल करने वाले कौन है, इंट्रोड्यूस करने वाले? मिकेल गोर्बाचेव। ग्लासनोस्ट मीन ओपननेस, और परिस्ट्रोइका मीन्स क्या है?
Troika means restructuring, rebuilding. The immediate post-Cold War era witnessed an era that is unipolar. कौन बन गया, बच गया? यूएस, यूनाइटेड स्टेट, एक ही पावर. ठीक है, चलिए. द टर्म ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल, वर्ल्ड, तो यूएस इकॉनमी तो होगा नहीं, चाइनीज तो होगा नहीं, तो मार्केटिंग एट बोथ ग्लोबल एंड लोकल लेवल, मीन्स इकोनॉमी को सिंपल भाषा में वर्ल्ड वाइड इंटर कनेक्टिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केटिंग, वर्ल्ड वाइड पे इंटीग्रेट करना, इंटरकनेक्ट करना, किसको? मार्केट्स को, इकोनॉमीज को. व्हाट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड, तो कौन सी है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं. क्या क्वेश्चन बनते हैं? 2-3 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से WTO से. एक तो सिंपल आपको पता है WTO का हेड ऑफिस कहाँ है, ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में. तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली कब बनता है? तो 1/1/1995. फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995, फर्स्ट क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन बनता है WTO किसको रिप्लेस करके बना था? तो ये बना था GATT को, GATT. तो GATT क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. तो ये जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड था, ये कब बना था? तो ये बना था 1948 में, मींस 1948 में बना GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. उसके बाद 1/1/1995 को बना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसी एग्रीमेंट के द्वारा बना होगा, उस एग्रीमेंट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्रीमेंट है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है MARRAKESH, MARR. तो मार्केश एग्रीमेंट. तो मार्केश एग्रीमेंट किसके साथ मैच करने के लिए आएगा? तो ये है क्या? मार्केश या मराकेश क्या है? ये एक जगह है मोरक्को में, मोरक्को जहाँ से इबन बतूता आए थे, मोरक्को से आए थे ना इबन बतूता. किसके कोर्ट में रहे थे? मोहम्मद बिन तुगलक के. ठीक है, तो ये एग्रीमेंट कहाँ हुआ था? मोरक्को में. मोरक्को में कहाँ? मोरक्को में, मराकेश में. कब? अप्रैल 1994 में, अप्रैल 1994 में हुआ था. और इसी के तहत जाके 1 जनवरी 1995 में बना था WTO. तो WTO क्या करता है? WTO क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड के, मींस इंटरनेशनल लेवल पे स्मूथ वे में ट्रेड चल पाए. तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. द ऑर्गेनाइजेशन टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन थर्ड वर्ल्ड इज, तो कौन है ये? ये है ओपेक. OPEC means Organization of Petroleum Exporting Countries, Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC. ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ये क्या है? ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑयल एक्सपोर्टिंग डेवलपिंग नेशंस की, जो कोऑर्डिनेट करती है, यूनिफाई करती है किसको? पेट्रोलियम पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर. कब बनी थी ये? तो ये बनी थी सितंबर 1960 में, सितंबर 1960 में. हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका वेना में. वेना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में. तो ये ऑस्ट्रिया या वेना में हेडक्वार्टर इसका 1965 में बना था, जबकि ओपेक खुद बनता है 1960 में. ठीक है, 1960 में. आज के टाइम में ओपेक के कितने मेंबर हैं? यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि ओपेक के फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से थे? ओपेक के फाउंडिंग मेंबर कितने थे? तो फाउंडिंग मेंबर थे ओपेक के 5. कौन कौन से? ईरान,
इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुला। वेनेजुला, सऊदी अरबिया, इराक, ईरान और कुवैत, ये 5 फाउंडिंग मेंबर हुआ करते थे। बट आज के टाइम में कितने मेंबर हैं? आज के टाइम में कितने मेंबर हैं इसके? तो आज के टाइम में इसके मेंबर हैं 12। कितने मेंबर हैं? 12। कौन कौन से? क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से बनता है क्वेश्चन, तभी मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। तो कौन कौन से हैं? अल्जीरिया है, हाँ है। उसके बाद इक्विटोरियल गिनी है 2, गाबन है 3, ईरान 4, इराक 5, कुवैत 6, लीबिया 7, नाइजीरिया 8, रिपब्लिक ऑफ कांगो 9, सऊदी अरबिया 10, यूएई 11, वेनेजुला 12। ठीक है। इसके अलावा एक मेंबर जो है 2014 में इसने इसकी मेंबरशिप को विथड्रॉ कर लिया था 2024 में, नॉट 14, 2024 में। उसका नाम आपको पता होना चाहिए, तो उसका नाम है अंगोला। अंगोला, ठीक है, अंगोला। तो आ गया, अच्छे से आ गया। ओपेक क्या है? इसकी फुल फॉर्म 1960 में बनता है। ऑस्ट्रिया वेना में इसका हेडक्वार्टर है। 1965 में हेडक्वार्टर बना था वेना। क्या करता है पता चल गया। फाउंडिंग मेंबर 5 थे। कौन कौन से? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और वेनेजुला। अंगोला 2024 में चला गया है। आज हैं इसके 12 मेंबर। सारे याद ना रहे कोई बात नहीं, बट 12 पता होने चाहिए। ओपेक कब बना था? तो ये तो हमने पढ़ लिया ओपेक कब बना था। ओपेक 1960 में बनता है। 65 में इसका हेडक्वार्टर बनता है वेना में, तो 1960। विच ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज अ चाइल्ड ऑफ वार? तो चाइल्ड ऑफ वार किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं लीग ऑफ नेशंस को। लीग ऑफ नेशंस को कब बनी थी? तो लीग ऑफ नेशन बनी थी 1920 में। कब? क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद। पर्पस क्या था? कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह कोई और दोबारा से ऐसी मुसीबत पंगा ना हो, बचाया जाए। ठीक है, चाइल्ड ऑफ वार, लीग ऑफ नेशन। नेक्स्ट, व्हेन वाज ILO एस्टेब्लिश्ड? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो कमेंट सेक्शन में आपने साथ साथ में बताना है। जलियांवाला बाग याद है ना? 1919, जैसे मैंने याद रखा है 1919। जलियांवाला बाग किस पे बेस्ड थी? तो यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट्स प्रपोजल पे। यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन के पूछा जाता है कि यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन 14 पॉइंट्स प्रपोजल पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है? तो लीग ऑफ नेशंस। क्या बात करती है? कलेक्टिव सिक्योरिटी, डिसआर्मामेंट, नेगोशिएशन, डिप्लोमेसी, कि दोबारा से कोई वर्ल्ड वार फर्स्ट जैसी प्रॉब्लम ना हो। बट हुई थी कौन सी? वर्ल्ड वार सेकंड। तो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद फिर इन चीज़ों को रोकने के लिए बना यूएनओ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज हेडक्वार्टर ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड? तो कौन है? हाँ, अच्छा, एक चीज़ और आपने याद रखनी थी, पीछे में मिस कर दिया। जो ILO था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, एक मिनट यहाँ से मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं बता दिया। चाइल्ड ऑफ वार, लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, चाइल्ड ऑफ वार, लीग ऑफ नेशंस, ये मैंने गलत बता दिया शायद आपको। चाइल्ड ऑफ वार जो लीग ऑफ नेशन है, ये कब बनी थी? 1919 में ही बनी थी। 1919 में बनी थी। 1919 में ही बनी थी, ठीक है। तो उसके बाद ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये कब बनी थी? तो ये भी 1919 में ही बनी थी। 1919 में ही बनी थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ट्रीटी के तहत बनी थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? तो वो ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो कब बनी? 1919 में। तो ये देख लेना, लीग ऑफ नेशन और ILO में डिफरेंस। मुझे लग रहा है शायद मैंने गलत बोल दिया था, तो ठीक करने की कोशिश की है। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग हेडक्वार्टर IMF को पूछा है, तो वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। व्हाट आर द पैरामीटर्स टू बिकेम अ मेंबर ऑफ UN, तो UN का मेंबर बनने के लिए कौन कौन से पैरामीटर हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है IMF से, एक रिपोर्ट पूछा जाता है इसमें से IMF की रिपोर्ट कौन सी है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पूछा जाता है। ये रिपोर्ट किसकी है, तो ये इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है IMF। एक रिपोर्ट और भी है इसकी, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट IMF की, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी IMF की रिपोर्ट है। ठीक है, तो पैरामीटर्स क्या हैं UN में ज्वाइन करने के लिए, तो इट मस्ट बी अ स्टेट, एक स्टेट एक कंट्री होनी चाहिए, और वो कंट्री पीस लविंग होनी चाहिए। इट मस्ट एक्सेप्ट द ओब्लिगेशंस ऑफ चार्टर, इट मस्ट विलिंग टू कैरी आउट दीज ओब्लिगेशंस, मस्ट बी एबल टू कैरी आउट दीज ओब्लिगेशन, तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंडीशंस जो हैं ये कौन से आर्टिकल में दी हुई हैं, तो UN चार्टर के आर्टिकल नंबर 4 चैप्टर 2 में कंडीशंस दी गई हैं। UN को ज्वाइन करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए, पीस लविंग कंट्री होनी चाहिए, और किस आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल नंबर 4 ऑफ UN चार्टर। ठीक है, चलिए, द UN डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो कब मनाया जाता है UN डे, हमें पता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे, 24 अक्टूबर को। क्यों, क्योंकि 24 अक्टूबर 1948 में UN चार्टर जो था वो केम इनटू फोर्स हुआ था। टेररिज्म कैन बी डिफाइंड एज, तो टेररिज्म क्या होता है, यूज ऑफ वायलेंस और थ्रेट इन सर्विस ऑफ ब्रॉडली पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एम, यूज ऑफ वायलेंस बाय वन स्टेट एंड इन अनदर इनडायरेक्ट जस्टिस, तो वायलेंस एक स्टेट में दूसरी का, ये तो आपको पता है वार है, तो ए होगा इसका राइट आंसर, ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, टेररिज्म कैन बी डिफाइन एज द वायलेंस यूज करना, थ्रेट, तो इसमें फोकस क्या किया जाता है, कोई रिलीजियस या पॉलिटिकल है। ठीक है, बी भी हो सकता है, बट अगर ए ऑप्शन में ना हो तो इसका आंसर जो है वो ए ही होगा। हाँ, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैव grown in number since the end of world in the end of cold war because of belief, क्यों बन गई ज़्यादा, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो रीजनल लेवल पे बेटर वे में सॉल्व हो सकती है, तो ए होगा इसका राइट आंसर। वुड्रो विल्सन वाज प्रोपोनेंट ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा एग्जाम में, वुड्रो विल्सन प्रोपोनेंट थे किसके, आइडियलिज्म के, आइडियलिज्म के, इंटरनेशनल लिबरलिज्म के भी थे। तो अगर तब सी और डी बोथ ऑप्शन हो तो आप लगा सकते हो, बट यहाँ आप लगाओगे आइडियलिज्म। 28 नंबर के प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट के वुड्रो विल्सन थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म इन्होंने दी थी इंटरनेशनल रिलेशन में, डेमोक्रेसी लवर थे ये। द पोस्ट वेस्टफैलियन अडर इज करेक्टराइज्ड बाय, पोस्ट वेस्टफैलियन अडर क्या है, पोस्ट वेस्टफैलियन मीन्स वेस्टफेलिया के बाद की बात हो रही है, तो इससे आपको पहले नंबर पे वेस्टफेलिया पता होना चाहिए कि क्या था। हाँ, तो एक ट्रीटी हुई थी, पहले हम वेस्टफेलिया जानते हैं, एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। कब हुई थी, 1648 में, 1648 में पता होना चाहिए, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में हुई थी। क्या क्यों हुई थी, कि यूरोप में एक 30 सालों से कंटिन्यू वार चल रही थी, तो इस वार के बाद एक ये बात हुई थी, एक कंसेप्ट आया था सोवरेन स्टेट का, कि आप अपना एरिया को देखिए, अपनी स्टेट को देखिए, हम अपनी को देखते हैं। हम मींस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सेवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करने की बात की गई थी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में, कि हम आपके इंटरनल अफेयर में दखल अंदाजी नहीं देंगे, आप हमारे में नहीं दोगे। तो इस टाइम पीरियड के बाद के पीरियड को कहते हैं पोस्ट वेस्टफेलियन आर्डर, पोस्ट वेस्टफेलियन आर्डर, जब सिर्फ और सिर्फ अपनी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात होती थी। तो इसके बाद के पीरियड में क्या हुआ, वो क्वेश्चन में पूछा है, क्या है, द सोवरेन पावर एंड अथॉरिटी ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, द इंटाइटलमेंट ऑफ स्टेट टू रूल विद इन देयर ओन टेरिटोरियल स्पेस बीइंग ट्रांसफर्ड बट नॉट नेसेसरली इरोडेड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। रियल डिलीमा, in return for more effective public policy in meeting their citizens' demands, whether in relation
to the drugs trade or implement their capacity or self governance, that is state autonomy is compromised. तो इतना compromise तो होगा, international relation भी बनाने हैं. The emergence of new geography of political organization and political power which transcends territories and border, तो all of the above. ठीक है. द बुक डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज रिटन बाई, तो ये एक लिखी थी हंस जे मार्गेंथो ने. हंस जे मार्गेंथो ने लिखी थी ये बुक. ठीक है, मार्गेंथो ए होगा इसका राइट आंसर. डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. डिप्लोमेसी मीन्स, तो डिप्लोमेसी का मतलब क्या है? बातचीत करना, नेगोशिएशन करना. तो क्या है ये है एक मेथड ऑफ नेगोशिएशन. डी होगा इसका राइट आंसर. व्हेन एंड इन विच ईयर यूएनओ वाज फॉर्म्ड, तो यूएनओ कब बना? कितनी बार पढ़ चुके हैं हम? 24 अक्टूबर 1945. 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को में. सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? कैलिफोर्निया में. कैलिफोर्निया में कहाँ? कैलिफोर्निया कहाँ है? यूएसए में. तो पूछा जाता है ना, कभी ऑप्शन में सैन फ्रांसिस्को ना हुआ तो कैलिफोर्निया दे देगा, कैलिफोर्निया ना हुआ तो यूएसए देगा. तो शिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? तो शिमला एग्रीमेंट दो थे. एक तो 1914 का था जब ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइना में ये साइन हुआ था. ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच की बाउंड्री मैकमोहन लाइन डिसाइड हुई थी 1914 में. और शिमला एग्रीमेंट दूसरा था 1972 वाला. तो 72 वाला किस किस के बीच में हुआ था? 1971 की जो वार थी इंडिया पाकिस्तान की, जिसमें बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवाया था, उस वार के बाद शिमला एग्रीमेंट साइन होता है. किस किस के बीच में? इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में. इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में ये साइन होता है. ठीक है, इतना काफ़ी है. चलिए, पढ़ चुके हैं हम बाकी अच्छे से. आसियान फॉर्म्ड इन विच ईयर, तो आसियान कब बना था? आसियान बना था 1967 में. 1967 में एग्जैक्ट बोले तो 8 अगस्त 1967. कहाँ? बैंकॉक में. बैंकॉक में. तो किसके द्वारा? बैंकॉक डिक्लेरेशन या आसियान डिक्लेरेशन. फाउंडिंग मेंबर कौन से थे? फाउंडिंग फादर कहा जाता है. कौन थे? तो कौन कौन से देश थे फाउंडिंग मेंबर? इंडोनेशिया 1, मलेशिया 2, फिलीपींस 3, सिंगापुर 4, थाईलैंड 5. थाईलैंड 5. तो आसियान 67 में बनता है. 5 फाउंडिंग मेंबर थे. बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा बनता है. ठीक है. चलिए, टेररिज्म कैन बी डिफाइन एज, तो टेररिज्म की कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं होती. ये फिर से रिपीट हुआ आई थिंक. यूज ऑफ वायलेंस और थ्रेट इट सर्व्स ब्रॉडर. हाँ, यही तो है. क्वेश्चन पीछे तो नहीं चला गया. तो ए इसका राइट आंसर था. उसके बाद टेररिज्म इज रॉन्ग बिकॉज इट इज एन इनडिस्क्रिमिनेट अटैक ऑन इनोसेंट सिविलाइजेशन, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है. ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 2. नेक्स्ट है द डिस्टिंक्शन बिटवीन combatant and non-combatant in contemporary war involving terrorist are, तो क्या है? often unclear. क्यों? combatant non-combatant हमने इंटरनेशनल लॉ में पढ़ा है. तो टेररिस्ट जो होते हैं वो कभी सिविलियन का असिस्टेंस लेते हैं, हेल्प लेते हैं. ठीक है, कभी वो आर्मी की यूनिफॉर्म में आ जाते हैं, कभी वो सिविलियन लोगों की यूनिफॉर्म में आ जाते हैं, लोगों के साथ मिलके काम करते हैं. तो ऑफन अनक्लियर इसका राइट आंसर होगा. जिहाद इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ टेररिज्म, तो कौन सी है? रिलीजियस. ठीक है, रिलीजियस. प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट इन इंडिया वाज इनेक्टेड इन 1993. बहुत बार हम पढ़ चुके हैं 1993, जिसके द्वारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया था और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया था. एग्जैक्ट डेट 12 अक्टूबर 1993. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है. Which one of the following categories of fundamental rights incorporates abolition of untouchability? तो untouchability किसके अंडर आती है? राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेके 18, जिसमें 17 बात करता है अनटचेबिलिटी का, 18 बात करता है टाइटल खत्म करने का. ठीक है. राइट टू रिलीजन 25 से लेके 28, राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24. ठीक है. Helsinki Declaration 1964 is concerned with human experimentation. Human experimentation. ठीक है, पढ़ चुके हैं हम. हेल्सिंकी डिक्लेरेशन कब अडॉप्ट हुआ था? 1964 में. किसने किया था? WMA ने, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन. क्या था ये एक मेडिकल एथिक्स
का एक डॉक्यूमेंट था जो जिसमें एथिकल प्रिंसिपल्स की बात की गई थी मेडिकल रिसर्च में, जहां ह्यूमन को इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च पर्पस के लिए। ठीक है। हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया है। राइट आंसर है करेल वास्क, करेल वास्क। तो क्या बात की थी, इन्होंने 3 जनरेशन ऑफ राइट्स बताए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट जनरेशन राइट्स में क्या आता था, लिबर्टी किस में आती है पूछा जाता है फर्स्ट जनरेशन राइट में। फर्स्ट जनरेशन राइट सिविल और पॉलिटिकल राइट। सेकंड जनरेशन राइट इक्वालिटी आता है, सोशल और कल्चरल राइट सेकंड जनरेशन राइट। थर्ड जनरेशन राइट फ्रेटर्निटी एंड सॉलिडेरिटी। ठीक है। तो हेल्दी इन्वायरमेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट थर्ड जनरेशन राइट में आते हैं। नेचर नेगेटिव किसका है, फर्स्ट जनरेशन का। पॉजिटिव सेकंड जनरेशन का। कलेक्टिव थर्ड जनरेशन का। पढ़ चुके हैं ना हम। तो ग्रीन राइट्स कौन से हैं, थर्ड जनरेशन राइट्स, तो ये हमने पढ़ चुके हैं, रिवाइज भी हो गया फिर से। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड ऑन, कब हुई थी, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948। ठीक है। और 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूएन एजेंसी, तो इनमें से यूएन एजेंसी कौन सी नहीं है, तो आईएलओ तो फर्स्ट यूएन एजेंसी है, कब बना था 1919 में हमने बात की, उसके बाद यूएन के बाद फर्स्ट एजेंसी यही बनी थी। तो डब्ल्यूटीओ जो है ये नहीं है यूएन एजेंसी। डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलेट करता है इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड को। उसके बाद यूनिसेफ, यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ये एक यूएन एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एड टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। उसके बाद यूनेस्को, ये भी यूएन एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्या काम होता है, प्रमोट करना पीस और कॉपरेशन एजुकेशन में, साइंस में, कल्चर में। ठीक है। चलिए, विच आर्टिकल ऑफ थर्ड जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 डिफाइंस प्रिजनर ऑफ वार, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कभी कभी POW, प्रिजनर ऑफ वार को। तो कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 4 बात करता है प्रिजनर ऑफ वार, थर्ड जिनेवा कन्वेंशन 1949 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलिए, हु कॉइन द टर्म जीनोसाइड, तो जीनोसाइड कॉइन करने वाले थे राफेल लिम्किन, राफेल लिम्किन। कौन थे ये, पोलैंड के एक लायर थे। कब कॉइन किया था, 1944 में। तो जीनोसाइड इन्होंने बोला था कि क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है जीनोसाइड। जीनो का मतलब होता है, जीनो मीन्स जीनस से निकलता है, जीनस मीन्स रेस, नस्ल, और साइड मीन्स किल करना, मारना। उसके बाद इलोनार रोजवेल्ट, रूसवेल्ट, ये कौन थे, तो ये एक की फिगर थे जिन्होंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को ड्राफ्ट किया था, पढ़ चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रिफ्यूजीज, दे आर आउटसाइड देयर कंट्रीज, यस। फियर ऑफ परसिक्यूशन, यस। एब्सेंस ऑफ नेशनल प्रोटेक्शन, बिल्कुल ठीक। तो पॉवर्टी एज अ रीजन, गरीबी की वजह से ये बाहर नहीं जाते, थ्रेट होती है इनकी जान को तब जाते हैं, तो डी होगा इसका राइट आंसर। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, तो ये थे हेनरी डोनात, हेनरी डोनात, हेनरी डोनात। कब बनी थी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, 1863 में। कौन सी बैटल थी जिसमें इन्होंने देखा था, पढ़ा था ना हमने, बैटल ऑफ सॉल्फेरिनो 1859, जहां इसने देखा था कि कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कौन से दुश्मन कंट्रीज के सोल्जर मरे हुए और जख्मी पड़े हैं और कौन से अपने हैं। हाँ, तो वहाँ से इनने एक कैंपेन चलाया और इनके कैंपेन के एफर्ट की वजह से बना इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। इनको नोबल पीस प्राइज भी मिला था, नोबल पीस प्राइज मिला था कब, 1901 में। ठीक है। तो फर्स्ट नोबल पीस प्राइज 1901 में इन्हीं को मिला था, इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 57, द यूएन सबमिशन ऑन the prevention of discrimination and protection of minorities was established in 1947 by, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, द प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज के साथ मैच करने के लिए डेट आए तो 1947। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है,
इसका राइट आंसर है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है, सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोपोनेटेड द मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो कौन होंगे? जॉन लॉक। जॉन लॉक। जॉन लॉक ने नेचुरल लॉ और थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ और थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात किसने की थी? जॉन लॉक ने की थी। जॉन लॉक ने कौन से 3 राइट्स की बात की थी? तो राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, LLP, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ए। इसके अलावा JS मिल यूटिलिटेरियनिज्म के लिए जाने जाते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए जाने जाते हैं। AV डाइसी रूल ऑफ लॉ के लिए जाने जाते हैं, रूल ऑफ लॉ या सुपरमेसी ऑफ लॉ या इक्वलिटी बिफोर लॉ या लीगल स्पिरिट के लिए जाने जाते हैं AV डाइसी। जॉन रॉल किसके लिए जाने जाते हैं? तो थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी बुक है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी बुक है? जॉन रॉल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि जस्टिस हैज फेयरनेस की बात कौन करता है? जॉन रॉल। कहाँ करते हैं? इन हिज बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। द लीगल पॉजिटिविज्म, अ स्कूल ऑफ थॉट which does not accept human rights, was merely moral or just was propounded by। तो कौन किसने किया था? जॉन ऑस्टिन ने। जॉन ऑस्टिन को कहा जाता है वन ऑफ द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल लीगल पॉजिटिविज्म। एनालिटिकल लीगल पॉजिटिविज्म, ठीक है। लेसेस फेयर फिलॉसफी इज एन एंटीथीसिस। एंटीथीसिस है किसका? लेसेस फेयर क्या होता है? जब हम इकानमी में मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है जब इकानमी को फ्री छोड़ दिया जाता है। फ्री हैंड मीन्स जो मार्केट फोर्सेस हैं उनको फ्रीली छोड़ दिया जाता है। मार्केट फोर्स कौन है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई को कहा जाता है इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट। तो जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा डिमांड है उसकी उतनी सप्लाई बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी उसका प्राइस वैसे ही बढ़ेगा। तो ये होती है लेसेस फेयर इकानमी। तो इसका एंटीथीसिस कौन होगा? तो इसका एंटीथीसिस होगा इंटरवेंशनिस्ट स्टेट। मीन्स स्टेट जो है वो इंटरवीन कर रही है, स्टेट पॉलिसीज बना रही है, रेगुलेट कर रही है इकानमी को, इंटरप्राइज स्टेट के कंट्रोल में है। तो वो इसका एंटीथीसिस हो गया, ठीक है। व्हाट डिड मैड स्टैंड फॉर इन रिगार्ड टू आर्म्स रेस। तो आर्म्स रेस में MAD क्या है? तो MAD है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रैक्शन। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रैक्शन क्या है ये? ये एक डॉक्ट्राइन है मिलिट्री स्ट्रेटजी का नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में, ठीक है, कि आप अगर हम पे अटैक करोगे तो हम भी आपका नुकसान करेंगे। डेटरेंस इसके पीछे का आइडिया है जो वो है डेटरेंस। मैड का आइडिया क्या है? मैड के पीछे डेटरेंस कि अगर आप हम पे अटैक करोगे तो हमने भी चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी हैं, ठीक है। चलिए, मीन्स मोस्टली न्यूक्लियर अटैक के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपके पास हथियार है तो हम पे भी है, आप हम पे अटैक करोगे तो हम भी आपको तबाह कर देंगे। तो इस डर से कोई भी किसी को अटैक ना करे। द ईज ऑफ रिलेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट इन द कोल्ड वार वाज। तो क्या कहते थे? ईस्ट और वेस्ट में मीन्स USA और USSR के बीच में जो रिलेशन पीरियड ईज हुए थे तो वो क्या था? दितांत। बात की थी ना हमने दितांत की। दितांत का मतलब क्या होता है? फ्रेंच टर्म है रिलैक्सेशन। कब? 1960s 80s, ठीक है, 1960s से लेके 1970s, जो हमने एग्जैक्ट डेट भी पढ़ी थी। 2 इंपॉर्टेंट टर्म जो मिखेल गोर्बाचेव ने यूज़ की थी यहाँ क्या थी जो हम पढ़ चुके हैं? ये ग्लासनॉस्ट एंड पेरिस्ट्रोइका। क्या मतलब था? ग्लासनॉस्ट का मतलब क्या था? ओपननेस। और पेरिस्ट्रोइका का मतलब क्या था? रिस्ट्रक्चरिंग या रीबिल्डिंग। Beside the United States and Soviet Union, what other countries had nuclear bombs during Cold War? तो कोल्ड वार के टाइम और कौन कौन सी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बम थे USA और USSR के बगैर? तो कैसे हम पता करेंगे? कोल्ड वार का टाइम पीरियड क्या था? 1947 से लेके 1991 तक। तो इसके बीच में किस किस के पास थे न्यूक्लियर हथियार? तो किस किस के पास थे? तो हम एक बार देख ही लेते हैं किस कौन कब
बना न्यूक्लियर पावर? तो सबसे पहले यूएसए बना, कब? 1995 में। उसके बाद यूएसएसआर बना 1949 में। तो ये दो दो क्वेश्चन में बताए हैं, ठीक है। उसके अलावा यूके बना, यूनाइटेड किंगडम, 1952 में। फिर फ्रांस बना 1960 में। फिर चाइना बना 1964 में। फिर हम इंडिया बने 1974 में। उसके बाद 1998 में पाकिस्तान बना, जो कि यूएसएसआर के डिसोल्यूशन के बाद है। और फिर नॉर्थ कोरिया 2006 में, ठीक है। तो कौन कौन से होंगे? अब देखो, यहाँ मैक्सिको तो है ही नहीं है ऑप्शन में, तो फ्रांस भी था, ग्रेट ब्रिटेन भी था, चाइना भी था, वियतनाम नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था? जर्मनी है ही नहीं है, कनाडा नहीं है, इंडिया है, तो सी होगा इसका राइट आंसर। सारे आपने देख लिए। और यहाँ से जो इनके न्यूक्लियर ऑपरेशन थे उनके नाम भी पता होने चाहिए आपको, क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किसका था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हमारा था। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किसका था? इंडिया का। कब वाला? 1974 वाला। हमने दूसरा टेस्ट करवाया था 1998 में, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति या पोखरण सेकंड। ये पोखरण फर्स्ट था, ठीक है। उसके अलावा ऑपरेशन चगाई किसका था? ऑपरेशन चगाई, ऑपरेशन चगाई फर्स्ट, ये था पाकिस्तान का, अगर पूछा जाए तो पाकिस्तान का। ऑपरेशन 596 किसका था? ऑपरेशन 596 था चाइना का, 1964। 956 चाइना 1964। इसके बाद और कौन सा याद रखना है? ऑपरेशन RDS-1, RDS-1, जिसको फर्स्ट लाइटनिंग भी कहते हैं, ऑपरेशन फर्स्ट लाइटनिंग, ये था यूएसएसआर का। ऑपरेशन ट्रिनिटी, TRINITY, ऑपरेशन ट्रिनिटी था यूएसए का, ठीक है। तो ये आपने इतने याद रखने। ऑपरेशन ट्रिनिटी यूएसए, कब बना न्यूक्लियर पावर? 1945 में। ऑपरेशन RDS-1 या फर्स्ट लाइटनिंग किसका था? यूएसएसआर का। कब बना? 1949 में, सेकेंड कंट्री बना। उसके बाद ऑपरेशन 596 1964 चाइना का। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम का अगर पूछा जाए तो यूनाइटेड किंगडम 1952 में बना, ऑपरेशन ह्यूरिकेन, ऑपरेशन ह्यूरिकेन, ऑपरेशन ह्यूरिकेन, HURRICANE, ठीक है। तो 596 चाइना का, स्माइलिंग बुद्धा हमारा 1974 वाला, ऑपरेशन शक्ति हमारा 1998 वाला, चगाई फर्स्ट पाकिस्तान का। काफ़ी है इतना, चलिए। What was the acronym for arms reduction talks between United States and Soviet Union? तो क्या था? आर्म्स रिडक्शन टॉक्स, जो दितांत पीरियड के बीच में साइन किया गया था, साल्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक। What event effectively ended arms race and start of Gulf War? तो किसने आर्म्स रेस को ख़त्म किया और गल्फ वार की शुरुआत होगी? तो क्या था? तो यूएसएसआर का कोलैप्स 1991 में, कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। टू कंट्रीज वर मोस्ट इन्वॉल्व इन आर्म रेस ड्यूरिंग कोल्ड वार। तो कौन कौन सी थी? यूएसए एंड सोवियत यूनियन। द वर्ल्ड यूनिपोलर रेफर्स टू। तो यूनिपोलर रेफर्स टू क्या होगा? यूनिपोलर मीन्स एक पावर। तो एक पावर कौन थी? यूएस। तो यूएस प्राइमेसी सिंस 1989, बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन अप्लाइड? वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन अप्लाइड? तो क्या है इसका राइट आंसर? है लेटिन अमेरिका, लेटिन अमेरिका। कब? एक ट्रीटी हुई थी, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ TLATELOLCO, ठीक है। क्या है ये? लेटिलोको। टी साइलेंट है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, TLATELOLCO। ये ट्रीटी साइन हुई थी 1967 में मैक्सिको में। इस ट्रीटी के थ्रू इस्टेब्लिश क्या हुआ था? प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन लेटिन अमेरिका, ठीक है। फर्स्ट इंटरनेशनल
रिकॉग्नाइज्ड एग्रीमेंट था जिसके द्वारा क्रिएट किया गया था न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन। कहाँ? लैटिन अमेरिका में। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ LATE लेट, लेट तो LOLCO लेट, लोलको टी साइलेंट है, कुछ भी पढ़ें आप, उल्टा सा वर्ड है, आपने एग्जाम में ठीक करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे मॉक टेस्ट जो हैं इनको अच्छे से देखिए, इनकी को डिटेल में कवर किया जा रहा है, और इसके अलावा हमारे जो क्विक रिवीजन नोट्स हैं वो अवेल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आप इस लास्ट के 4-5 दिनों में अच्छे से इनको रिवाइज कर सकते हैं और एग्जाम में कंफर्टेबल फील करेंगे। विच स्टेट इज़ नॉट साइन टू द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी? तो इंडिया ने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी नहीं साइन की हुई। हम सारी न्यूक्लियर ट्रीटीज़ को एक वीडियो में लेकर आएंगे। तो फिलहाल आप याद रखें, NPT फुल फॉर्म न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी किसने साइन की थी? इंडिया ने नहीं की थी। जो इंडिया से पहले 5 न्यूक्लियर देश थे उन्होंने ही साइन की थी। तो क्या मतलब था, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि जो जो न्यूक्लियर पावर बन गए हैं उनके अलावा कोई और न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा। तो इंडिया ने बोला ये डिस्क्रिमिनेटरी है, हम नहीं साइन करेंगे। तो किस किस ने नहीं साइन की थी? इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, इन तीनों ने इस ट्रीटी से विड्रा कर लिया था कि हम साइन नहीं करेंगे। और साथ में इजराइल भी था। इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इनके लिए पूछा जाए तो इन्होंने साइन नहीं की। तो उसी के बाद इसके बाद आपको पता है हम सारे जो हैं वो न्यूक्लियर पावर हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन G8? तो G8 पुराना पेपर है ये, तो आज G8 नहीं G7 है, पता है ना आपको। आज क्या है? G7। तो इनमें से कौन सा है जो नहीं है G8? तो कौन कौन से हैं पहले आपको वो पता होना चाहिए। इनमें से एक तो हॉलैंड नहीं है G8। तो आज के टाइम में रशिया भी नहीं है, G8 नहीं G7 है। तो रशिया को 2014 में सस्पेंड कर दिया था। तो आज क्या है? G8 की जगह G7। तो इटली है, कनाडा है, रशिया हटा दिया था, हॉलैंड इसका आंसर होगा। बट ये पुराना पेपर है, पुराने पेपर का लिया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए इसमें 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो G8 में G8 क्या है आज? आज G7 है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन, अच्छा G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? फ्रांस 1, जर्मनी 2, इटली 3। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान और यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और रशिया। रशिया था, अब नहीं है, अब G7 है। ठीक है, तो फ्रांस, जर्मनी, इटली 3, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा ये 7 हैं। पहले 8 थे, रशिया था, तो रशिया को सस्पेंड कर दिया गया था 2014 में। क्यों सस्पेंड किया था याद रखना, क्रीमिया को अनेक्स किया था। क्रीमिया को, यूक्रेन नहीं लगाना, क्रीमिया, यूक्रेन तो बाद का इशू है। क्रीमिया को अनेक्स कर लिया था रशिया ने, तो 2014 में रशिया को सस्पेंड कर दिया गया था। तो G7 जो है वो बन, G8 जो है वो बन गया था G7। ठीक है, चलिए। वेयर वाज 42nd G8 सबमिट हेल्ड? तो अगेन आज G7 है, तो 2000 ये पूछ रहा है कि G8 सबमिट जो था, 48 नंबर का G8 सबमिट कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जापान में, जापान में हुआ था। ठीक है, जापान में हुआ था, बट अब क्या है? G7। G20 इस्टेब्लिश्ड, तो G20 कब इस्टेब्लिश हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1999 में G20 इस्टेब्लिश हुआ था। 1999 में हुआ था G20। तो यहाँ से क्या याद रखना है आपने? G7 का मैंने बता दिया, 8 नहीं है 7 है। रशिया आपको बाहर किया था क्रीमिया की वजह से, बाकी कौन कौन है बता दिए। अब G20 के G20 में क्या है? G20 में 19 कंट्रीज़ हैं, 19 कंट्रीज़ हैं, प्लस 2 रीजनल बॉडीज़ हैं, एक है अफ्रीकन यूनियन और एक है यूरोपियन यूनियन। पहले क्या हुआ करता था? पहले हुआ करता था 8 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन, 20, बट अब अफ्रीकन यूनियन भी है इसमें। तो एक ये याद रखना है आपने। उसके अलावा
G20 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है। आपने याद रखना है चाइना है या नहीं। हाँ है। इंडिया है, बिल्कुल है। इंडोनेशिया है। इटली है, जापान है, मेक्सिको है, रशिया है, सऊदी अरबिया है, साउथ कोरिया है, साउथ अफ्रीका है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएस है। तो इसमें क्या है, 19 कंट्रीज, तो 2 रीजनल पार्टीज हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट हेल्ड इन जर्मनी इन जून 2019? तो ये क्वेश्चन जो है ये भी गलत है, गलत दिया गया है। G20 का समिट जो 2019 का था वो जर्मनी में नहीं हुआ था, वो जापान में हुआ था। तो क्वेश्चन ये गलत पूछा गया है, जापान में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये नहीं याद रखने, आपको क्या याद रखना है, G19 का जो समिट था, G20 का 2019 में जापान में हुआ था, तो आज थीम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जर्मनी में कब हुआ था, तो 2017 में हुआ था, तो 17 में हुआ था जर्मनी में, ठीक है। तो उसका थीम था शेपिंग इंटरकनेक्टिंग वर्ल्ड। ये जापान, ये जनवरी में हुआ था, बट 19 में नहीं 17 में हुआ था। ये क्वेश्चन ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर हाँ, अभी जो रिसेंट वाला G20 समिट हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो 2024 में हुआ है रिसेंट। तो वो हुआ था रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में हुआ था, कहाँ, रियो डी जनेरियो में। कब हुआ था, नवंबर 2014 में। इसका मतलब नवंबर 2024 में, नॉट 14। तो 25 में कहाँ होगा, तो 25 में होगा साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। इंडिया में कब हुआ था, तो इंडिया में हुआ था सितंबर 2023 में। तो ये जो लेटेस्ट वाला था इसका आपको पता होनी चाहिए इसकी थीम। तो इसकी थीम क्या थी, जो अभी ब्राज़ील में हुआ है, इसकी थी बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड। जस्ट मीन्स जस्टिस, जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट। बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट, ठीक है। तो नेक्स्ट कहाँ है, इस साल नवंबर में है, अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर में है साउथ अफ्रीका में। तो उसका थीम क्या होगा, उसका थीम रखा है सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में, इंडिया में 2023 9-10 सितंबर को हुआ था। ये डेट भी पूछी गई थी काफ़ी सारे पेपर्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20? तो G20 के मेंबर हमने पढ़ लिए हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, आपने देख लिया है। तो इसका आंसर होगा सिंगापुर नहीं है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट रिगार्डिंग G20? ठीक है, तो क्या है, इन मीटिंग ऑफ G20 यूरोपियन यूनियन रिप्रेजेंट यूरोपियन कमीशन एंड बाय द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। बिल्कुल ठीक, ठीक है। उसके अलावा G20 इकोनॉमिक्स 85% है ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट का, बिल्कुल ठीक है। G20 इकोनॉमिक्स अकाउंट फॉर 80% वर्ल्ड ट्रेड करती हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंटें पूछी जाएंगी। G20 इकोनॉमिक्स 80% वर्ल्ड ट्रेड करती हैं, 85% ये ग्रास वर्ल्ड प्रोडक्ट, वर्ल्ड की जीडीपी का 85% है। और पॉपुलेशन जो है इनकी 40% नहीं है, ये पॉपुलेशन है इनकी कितनी, पॉपुलेशन है इनकी 2/3 पॉपुलेशन, मतलब 66% पॉपुलेशन है। तो डी होगा राइट आंसर, ठीक है। वेयर वाज फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड? तो G20 का पहला समिट वाशिंगटन डीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाशिंगटन डीसी में हुआ था, यूएसए में हुआ था, 14-15 नवंबर 2008 में हुआ था। व्हेन डिड इंडिया होस्ट G20 समिट? तो इंडिया में कब हुई है, 2023 में, आपको पता है, ठीक है। IMF वाज एस्टेब्लिश्ड। आपने G20 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने एक बार फिर से आप देख लें। G20 2025 में होने जा रहा है, कहाँ, साउथ अफ्रीका में। चलो 26 से शुरू करते हैं। नेक्स्ट 2026 में कहाँ होगा, यूएस में होगा। दिसंबर में होगा, 2026 में यूएस में होगा। 2025 में होने वाला है साउथ अफ्रीका में। 2024 में हो चुका है ब्राज़ील में, रियो डी जनेरियो में। 2023 में न्यू दिल्ली 9-10 सितंबर। 23 से पहले 22 में इंडोनेशिया में। तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये 4 पता होने चाहिए। इंडिया में 18th नंबर का सबमिट था, और जो नेक्स्ट होने वाला है ये 20 नंबर का है। अभी जो हुआ है वो 19 नंबर का है, ब्राज़ील
ब्राज़ील में। व्हेन वाज IMF एस्टैब्लिश, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो 27 दिसंबर 1945 पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF, तो IMF का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, यस। टू एंश्योर बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड, बिल्कुल सही। टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही। तो प्राइवेट को लोन नहीं देते, डी होगा इसका राइट आंसर। इफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज एडवर्स, तो विच इंस्टीट्यूशन विल हेल्प, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का बेड़ा गर्क हुआ है किसी का तो कौन हेल्प करेगा? तो वो करेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। ठीक है। WTO क्या है? तो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ चुके हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब बना था? तो बना था 1995 में। किस एग्रीमेंट के द्वारा? तो मार्काश एग्रीमेंट, MARRAKESH, मार्केश एग्रीमेंट। कहाँ का है ये? मोरक्को। ठीक है। उसके अलावा किसको पहले क्या था ये? तो पहले GATT था। GATT मीन्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। कब बना था ये? GATT 1948 में। तो इतना ही याद रखना है इसमें, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डज WTO कम अंडर इट्स ऑन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो हाँ बिल्कुल आएगा, नो तो नहीं। तो क्या आएगा इसका आंसर? यस, यस। WTO प्रोवाइड्स अ कॉमन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। प्रिकर्सर कौन है WTO का? तो हमने पढ़ लिया GATT। ठीक है, चलिए आगे। GATT क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। कब बना? 1948 में। तो WTO में कब रिप्लेस किया गया? 1995 में। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? NAFTA। तो NAFTA क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। तो EU, यूरोपियन यूनियन, ये सब पढ़ चुके हैं आपके सिलेबस में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू फोर्स, तो ये भी अभी पढ़ा है 1 जनवरी 1995। मार्केश एग्रीमेंट, मोरक्को, घाट, सब चीज़ें वही हैं। WTO हैज़ डैश मेंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्यों? यहाँ ऑप्शन में 164 है, ये पुराना पेपर है, इसका राइट आंसर होगा 166। 166, 166। दो नए मेंबर कौन से ऐड हुए हैं? तो 165 नंबर का मेंबर जो है वो ऐड हुआ है। वो क्या ऐड हुआ है? वो ये ऐड हुआ है कमरोस, COMOROS। और 166 नंबर का मेंबर ऐड हुआ है तिमूर लेस्टे। तिमूर लेस्टे का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट जो अभी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू जी को किस कंट्री ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है? तो ग्रैंड कॉलर आवाज ऑफ तिमूर लिस्ते। तो तिमूर लिस्ते जो है वो आशियान का मेंबर भी बना है, बट आशियान का बना है 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर 2025 को। तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि पेपर पहले से बना होगा, बट ये आएगा। WTO के मेंबर 166 से 165 नंबर 165 कामोरोस और 166 तिमूर लिस्ते। ठीक है, तो WTO में आज 166 मेंबर हैं और 23 जो हैं वो ऑब्जर्वर मेंबर हैं। तो 23 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 25 नहीं, ये भी ऑप्शन में गलत है। चलिए, कॉमरोस जो है उसको यूनियन ऑफ कॉमरोस भी कहते हैं, यूनियन ऑफ कॉमोरोस। ठीक है, 165 नंबर का मेंबर, 166 तिमूर लिस्ते। ठीक है, और उससे पहले कितने मेंबर थे? 164 थे। तो 64th नंबर का अफगानिस्तान था। तो 64 अफगानिस्तान, 165 यूनियन ऑफ कमरोस, 166 तिमूर लिस्ते। इतना तो बड़ा है यार। डैश बिकेम द 164 मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो 164th बना था अफगानिस्तान, तो अब 165 भी हो गया। यूनियन ऑफ कमरोस तो 166 भी हो गया तिमूर लिस्ते। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपने याद रखने हैं। यहाँ तो ये PYQs हैं तो पुराना है। डैश इज द हेड क्वार्टर ऑफ WTO, तो WTO का हेड क्वार्टर है जिनेवा में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिनेवा में और किस किस के हेड क्वार्टर हैं। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में।
करंटली हाउ मेनी मेंबर्स आर इन सार्क ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ से भी 100% क्वेश्चन बनेगा। सार्क में आज कितने मेंबर हैं, तो सार्क में आज 8 मेंबर हैं। कैसे याद किए थे, याद करो, हमने MBBS पेन, MBBS करते बड़ा दर्द सहना पड़ता है। एम फॉर मालदीव्स, तो बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर भूटान, एस फॉर श्रीलंका, यहाँ म्यांमार नहीं है। पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, आई फॉर इंडिया, एन फॉर नेपाल। तो क्या है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, 8th मेंबर अफगानिस्तान था, 2008 में ज्वाइन हुआ था। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर कितने थे, तो फाउंडिंग मेंबर थे सार्क के 7 फाउंडिंग मेंबर थे। कहाँ चार्टर साइन हुआ था, तो ढाका में हुआ था। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में। कब बना था सार्क, 8 दिसंबर 1985 को बना था। अफगानिस्तान 8वां मेंबर बना था 2007 में, जब 14th नंबर का सार्क सबमिट करवाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, तो सार्क इनमें से भूटान है, नेपाल है, मालदीव है, म्यांमार नहीं है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सार्क का हेडक्वार्टर हमें पता है काठमांडू है। काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आसियान, तो आसियान से भी क्वेश्चन बनेगा। पहले तो फुल फॉर्म तो पता ही होती है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो बाकी हाउ मेनी मेंबर्स आर इन आसियान, तो आसियान में आज के टाइम में कितने मेंबर हैं, तो आसियान के में कितने मेंबर हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखिए, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज डेट कितनी है, आज है 3 नवंबर, आज 11 मेंबर हैं। बट आपके 10+2 लेक्चरर पॉलिटिकल एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप मार्क करेंगे 10 मेंबर। क्यों, क्योंकि 25 अक्टूबर को, आज से 4-5 दिन पहले 25 अक्टूबर को तिमूर लिस्टे ने ज्वाइन किया है आसियान को। तो पेपर आपका बन चुका होगा पहले, तो आप इसलिए आप 10 लगाएंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में ये आता है। तो आज के टाइम में वैसे 11 मेंबर हैं, पहले 25 अक्टूबर से पहले 10 थे। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान, तो आसियान का इनमें से कौन सा है जो मेंबर नहीं है, तो कौन सा इनमें से मेंबर नहीं है, तो वो है मॉरिशस नहीं है, लाओस है, कंबोडिया है, फिलीपीन है। तो कौन कौन से मेंबर हैं एक्चुअल में, ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, यहाँ म्यांमार है। सार्क का म्यांमार नहीं है, आसियान का है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है। और 25 अक्टूबर 2025 को 11th मेंबर तिमूर लिस्ते ज्वाइन हुआ है, जिसने हमें दिया है ग्रैंड कॉलर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे प्रेसिडेंट को। आसियान इस्टेब्लिश, तो आसियान कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1967 में, 8 अगस्त 1967। 5 फाउंडिंग मेंबर थे, कौन कौन से, आई फॉर इंडोनेशिया, एम फॉर मलेशिया, पी फॉर फिलीपींस, एस फॉर सिंगापुर और टी फॉर थाईलैंड। ठीक है, इतने ही थे ना फाउंडिंग मेंबर, 5 थे। आज कितने हैं, 10+1 11। 11वां कब ज्वाइन हुआ, 25 अक्टूबर। वेयर वॉज फर्स्ट आसियान समिट हेल्ड, तो ये हुई थी बाली में। बाली कहाँ है, इंडोनेशिया में। बाली कहाँ है, इंडोनेशिया में। ठीक है, चलिए, किस डिक्लेरेशन के द्वारा ये हुआ था, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है आसियान का, देखना, बाली में फर्स्ट समिट हुई थी, बट हेड ऑफिस जो है वो जकार्ता में है, तो जकार्ता भी इंडोनेशिया में। ठीक है, तो आसियान का हेड ऑफिस जकार्ता में जो शिफ्ट हुआ था वो 1981 में हुआ था। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान, तो आसियान का ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा है, तो टू इंक्रीज द कंपटीशन, कंपटीशन की बात तो नहीं है, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। टू इंटीग्रेट इकोनॉमिक्स ऑफ रीजन, इकोनॉमीज ऑफ रीजन, टू मेक region more attractive for investor, yes. To promote economic cooperation in South Asia and ensure economic stability in the region, बिल्कुल ठीक, तो डी होगा इसका राइट आंसर। तो करंटली हाउ मेनी मेंबर्स आर इन यूरोपियन यूनियन, तो आज के टाइम में यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर हैं, 27 मेंबर हैं, 27 मेंबर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो ये है बेल्जियम में, ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 37th G8 समिट, आज G7 होगी, 8 नहीं,
ये पुराना है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं। तो 100 क्वेश्चन यहाँ आपके कवर होते हैं। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया है तो वो भी मुझे बताएं। गलतियाँ हो जाती हैं तो मुझे बताएं, मैं उसको ठीक करूँगा। हमारे मॉक सीरीज़ को प्लेलिस्ट में जाकर वॉच करें और इसके अलावा हमारे क्विक रिवीजन नोट्स जो हैं वो अवेल करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।